हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज पलक रखियानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोएम नंबर 2, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये पोएम है सभी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो क्लास 9th में हैं। सेकेंड वाली कविता जो है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको डायरेक्ट लाइंस दे दी जाती हैं एंड उनका मीनिंग पूछते हैं। सो डोंट यू गाइज वरी, वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बिफोर बिगिनिंग द पोएम, थोड़ा आपको एक मैं बोलती हूँ ना, जैसे टीजर या ट्रेलर आता है किसी मूवी का, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस देख के तो समझ रहे होगे मैम कि कहीं ना कहीं किसी की आईसाइट लॉस हुई है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन पोएट ने, जिस कवि ने ये लिखी है पोएम, ये उन्हीं की कहानी है। तो बहुत ही टचिंग स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अच्छे से सुनिएगा सब। एंड वन मोर थिंग, हमारे चैनल पे जो है आपको मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। यहाँ यार वही नोट्स जो तुम इतनी मेहनत करते हो, 10 तरह की किताबें लेते हो और बनाते हो, वो मेहनत जो है हमने करनी है। आपको बस क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है नोट्स करके, वहीं से जाके आप इन नोट्स को ले सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड ऑलवेज कीप अ स्मॉल नोटबुक विद यू, बिकॉज होता क्या है, पोएम में मैं आपको नई नई चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि ये एक टाइप का सोनेट है, तो उसमें कुछ कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते चलना, ताकि एग्जाम में जो है मैम इतना खुश होकर तुमको एक्स्ट्रा मार्क दे दें। ठीक है, चलिए। नाउ व्हेन वी बिगिन विद द पोएम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द नेम ऑफ द ऑथर या पोएट जो भाई कहानी बोलते हैं। एंड ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी पोएम उन्हीं पे बेस्ड है। सो लेट्स रीड द नेम ऑफ द पोएट। जॉन मिल्टन 1608 to 1674 was born in Bread Street, London on 9th December 1608। अब एक चीज और बोलते हुए अगर किसी ने ध्यान दिया हो, देखो मैं कौन हूँ भाई, इंग्लिश की टीचर हूँ। तो इंग्लिश के टीचर का काम क्या है, आपको छोटी छोटी डिटेल्स में से भी ना नॉलेज देते चलो। अब जैसे तुमको कभी भी इस टाइप की ईयर बोलने होंगे ना, जिसमें बीच में जीरो आता है ना, बीच में जीरो आता है, तो इसको तुम कैसे बोलोगे? यूजुअली 1608 तो बोलते ही हैं। एंड वन मोर बेटर वे टू से इज 16, एंड ये जो बीच वाला बेटा जीरो है ना, इसे हम नॉट कहते हैं, NOT नॉट। ठीक है, 1608। सो ये बात अपन याद रखेंगे, कभी भी कोई ईयर बोलना हो जिसमें ऐसे बीच में जीरो आता हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 1809, इसे हम क्या कहेंगे? 1809। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो ईयर याद हो गया हमें, 9 दिसंबर 1608 को जो है ये पैदा हुए थे। ही वॉज अ वेरी वेल नोन प्यूरिटन पोएट ऑफ द 17th century. It is widely acknowledged that he lost his eyesight but developed his insight to the maximum। ये बहुत ही बढ़िया सी, और मतलब कुछ तो चलो तुम फिक्शन होती हैं कि सोच के बनाई हो, ये तो इनकी खुद की कहानी है। मतलब ही वाज सच अ वंडरफुल पोएट, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इनको कुछ इनके रेटिना में कुछ प्रॉब्लम थी आइज के, तो इसकी वजह से ही लॉस्ट बोथ हिज आईसाइट्स एंड ही वाज वेरी लाइक इन हिज अर्ली 40s ओनली। मतलब उनके यार जीवन की आधी उम्र ही हुई थी और उनकी आईसाइट जो है चली गई थी। एंड ही वाज सच अ वंडरफुल पोएट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने कब लिखी, हम इसकी भी बात करते हैं, और उससे पहले हम थोड़े इनके अचीवमेंट्स देख लेते हैं फटाफट से। He composed El Alerjo and I El Penseroso 1632, 1634 and Lycidas 1637. His great epic poems Paradise Lost 1667 and Paradise Regained, along with the play Samson Agonistes, were highly thoughtful and everlasting creations. He was known for his grand style। तो अगर बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये पोएट हैं जॉन मिल्टन, ये अपने किस तरह के स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं, सो ही वाज नोन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। हर एक पोएट की देखो सबकी अपनी खास बात होती है। जैसे हम मूवीज देखते हैं, तो मूवी में किसी एक हीरो को हम कैटेगरी में डालते हैं ना कि भाई ये तो जो है एक्शन मूवीज करता है, बिल्कुल जैसे रजनीकांत हो गए तो हमको बिल्कुल एक्शन याद आता है ना, या शाहरुख खान हो गए तो हमें किंग ऑफ रोमांस याद आता है। तो सिमिलरली पोएट्स की भी अपनी कैटेगरी होती है। तो कुछ कुछ पोएट होते हैं जो बहुत ही रोमांटिक पोएम्स लिखते हैं, कुछ जो है रिलीजियस गॉड के ऊपर लिखते हैं। इनका क्या स्टाइल है, अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए माने जाते हैं पोएम लिखने के लिए। ऑलराइट, सो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अगर हम इस पर्टिकुलर कविता की बात करें, इट इज अ पेट्रार्किन सोनेट। अब सवाल ये उठता है कि मैम सोनेट होता क्या है? तो बेटा सोनेट कविता का ही एक टाइप है, ध्यान से समझना। सोनेट जो है पोएम का ही एक टाइप होता है,
वो पोम जो टोटल 14 लाइंस की होती है, चाहे तो इनको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। 14 लाइंस की एक पोम, लाइन होती है ना पोम में 1 2 3 4, तो 14 लाइंस की पोम होती है। अब पेट्रार्कियन सोनेट के बारे में थोड़ा हम एक बार डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। पेट्रार्कियन सोनेट को अगर हो सकता है आपको इटालियन सोनेट करके भी नाम आए, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब ये क्या करती है, ये पोम जो है 14 लाइंस की है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब 14 लाइंस की भी 14 का आधा कितना होता है, 8 होता है ना। 14 डिवाइडेड बाय 2 इज 8। तो ये 14 लाइन की पोम को जो है 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। क्या समझे हम, 14 लाइन की जो पोम है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया। पहला सेक्शन को हमने बोला ऑक्टेव, दूसरे को हमने कहा सेस्टेट। क्यों बार बार ये मैं बढ़ा रही हूं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रार्कियन सोनेट क्या होती है, तो क्या लिख के आओगे भाई, है ना। क्लियर है, सिंपल सा फंडा है। 14 लाइंस की अपनी पोम है, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया। पहले को कहा ऑक्टेव, दूसरे को कहा सेस्टेट। अब ऑक्टेव, अगर किसी ने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो या कभी सुना हो ये वर्ड ऑक्टेव, तो बेटा ऑक्टेव स्टैंड्स फॉर 8, है ना। ऑक्टा, ऑक्टा जब हम बोलते हैं तो ऑक्टागन कभी अगर सुना हो तो 8 होता है। तो 8 लाइंस जो रिपीट होती हैं, राइम होती हैं, 8 लाइंस को कहा जाता है ऑक्टेव। ध्यान से सुनना, 8 लाइंस को कहा जाता है ऑक्टेव एंड 6 लाइंस को कहा जाता है सेस्टेट। इन अ सोनेट 8 लाइंस को क्या कहा जाता है, ऑक्टेव, 6 लाइंस को क्या कहा जाता है, जो सेस्टेट। ठीक है, अब इसमें राइम होती है। ठीक है, इसमें एक टाइप की राइम होती है। बोलोगे मैम सेक्शन में डिवाइड किया क्यों किया, कोई तो रीजन होगा सेक्शन में डिवाइड करने का। तो सेक्शन में डिवाइड करने का बेटा रीजन ये है, जो ऑक्टेव होती है ना उसमें राइमिंग कैसी चलती है देखना। ऑक्टेव में ए डबल बी ए, ये 4 हो गए, फिर ए डबल बी ए, वापस से इसी टाइप की जो है आपको राइम देखने को मिलेगी। ऐसे इस टाइप से जो है 4-4 करके आपको राइमिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ए डबल बी ए डबल बी ए, ओके, इस टाइप की राइम मिलेगी। एंड सेस्टेट सिंपल है, सेस्टेट में कुछ नहीं, सी डी सी डी सी डी करके जो है आपको ऐसे राइम मिलेगी। अभी अगर ये समझ भी नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बस कितना याद रख लो। नेक्स्ट वाला पार्ट समझ आए तो ठीक, नहीं आए तो क्या रखना है, ऑक्टेव 8 लाइन, सेस्टेट 6 लाइन्स। पेट्रार्कियन सोनेट इटालियन सोनेट भी कहा जाता है, 14 लाइन्स का होता है। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि जब पोम पढ़ोगे तो समझ जाओगे कैसे 8 और 6 में ये डिवाइडेड है। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए, तो ये तो हम डिटेल समझ गए। एंड अगेन पोएट का नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्या नाम है इनका, जॉन मिल्टन। नाउ फाइनली लेट्स बिगिन विद द पोम। अब ये पोम की जो है मैंने लाइन टू लाइन ली है, मैं समरी भी बताऊंगी, डोंट वरी, समरी लास्ट में आएगी, पहले समरी मत पढ़ा करो। पता है क्यों, तुम लाइन टू लाइन पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट 4 लाइनें दे दी जाती हैं और कहते हैं एक एक लाइन का मीनिंग समझाओ। तो आते हैं, हम शुरुआत करते हैं। When I consider how my light is spent, अब यहाँ पे आपको बताना है I कौन है। I वेरी सिंपली कौन है भाई, पोएट है, क्योंकि पोएट अपनी बात कह रहे हैं तो I वही है और उनका नाम क्या है, मिल्टन, जॉन मिल्टन। ठीक है, मिल्टन की बॉटल आती है ना, जॉन मिल्टन को तुम वैसे याद रख सकते हो। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent। अब इसका मतलब क्या है समझो। When I consider, I यानी पोएट्स कहते हैं जब मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइट जो है कैसे स्पेंड हो गई। अब लाइट स्पेंड का मतलब क्या है भाई, बिजली के बिल का खर्चा नहीं बता रहे हैं ये। लाइट स्पेंड का बेटा मतलब है ये अपनी आई साइट, देखने की शक्ति को बोल रहे हैं, यानी लॉस्ट हिज आई साइट। आई साइट यानी दृष्टि होती है ना, देखने की दृष्टि, आंखों से जो देखते हो, आई साइट, उसकी बात कर रहे हैं ये। जब मैंने देखा, जब मैं माना कि मेरी जो है आई साइट लॉस्ट हो गई, एंड ये ना इन्होंने अपनी आई साइट लॉस्ट होने के बाद लिखा था, कुछ टाइम बाद इन्होंने ये पोम लिखी थी। सो ये बता रहे हैं, एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। एयर का मतलब होता है बिफोर, तो मतलब आधी लाइफ जो है इन हिज अर्ली 40s ही गॉट ब्लाइंड। तो उन्हें लगता है कि आधी लाइफ तो जो है उनकी किस में चली गई, उनकी ब्लाइंडनेस में चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, भाई कभी तुम अगर आंखें अपनी बंद करो तो कैसा हो जाता है भाई, अंधेरा सा छा जाता है। एंड घर में कभी, चलो तुम तो वो छोड़ो, घर में कभी लाइट चली जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, कुछ दिखता नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम आती है। So imagine a person who already had his eyesight and due to something, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनकी आंखें चली जाए तो कैसे अंधेरी सी पूरी दुनिया हो जाती है। You can't see things। आप जो है, आपको टास्क करने में तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये जो सुंदर सी दुनिया हमें मिली है कुदरत से, वो भी नहीं देख पाते हैं। And that one talent which is death to hide। टैलेंट, अब यहाँ पे ना ये एक किसी टैलेंट, किसी गुण की बात कर रहे हैं।
कौन सा गुण? भाई कवि हैं वो पोएट हैं, उनको लिखने का इतना बड़ा होता है ना, किसी लोग को किसी किसी को टैलेंट मिल जाता है किसी चीज़ का, और उनका टैलेंट था कविताएं लिखना। अरे तुमने देखा होगा पोएट वगैरह जब कोई राइटिंग करते हैं या ऑथर कुछ लिखता है तो उन्हें क्या होता है, नेचर को देखते हैं, वो अपनी आंखों से महसूस करते हैं वो चीज़ों को। लेकिन अब जब उनकी आईसाइट ही चली गई तो वो कह रहे हैं वो जो मेरा टैलेंट है मैं उसका क्या करूं, उसको तो कैसे छुपाऊं मैं। लॉज्ड विद मी यूजलेस। लॉज्ड का मतलब होता है बेटा किसी चीज से चिपका हुआ, फर्मली फिक्स होना। तो अब जो है कवि ऐसा मान रहे हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ पोम की जो शुरुआती जो लाइंस है ना, इनमें पोएट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। यानी होता है ना आपके लाइफ में कोई चेंज आता है, कोई नई चीज आती है तो आप उसको सेटल होने में टाइम लगता है। तो सिमिलरली पोएट जब ब्लाइंड हुए तो वो बिल्कुल ही परेशान हो गए, बिल्कुल ही निराश हो गए। तो वो ये कहते हैं लॉस्ट विद मी यूजलेस, यानी अब जो है ये टैलेंट मेरे साथ यूजलेस हो गया ना। जब मेरी आंखें ही नहीं होंगी तो मैं क्या लिख पाऊंगा, क्या देख पाऊंगा, क्या फील कर पाऊंगा। दो माई सोल मोर बेंट, मतलब मेरी जो है ये परेशानी, टैलेंट तो यूजलेस है ही, और मेरी सोल यानी अंदर से एक वो फीलिंग होती है ना, कॉन्शियस होता है अंतरात्मा को, वो भी जो है बिल्कुल बिखर सा गया है कि मतलब अब मैं क्या ही करूं। तो शुरुआती ये 4 लाइन आई होप सभी को समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तो यहाँ पे वो जो है कहीं ना कहीं ये पोअम बेसिकली वो खुद से बातें कर रहे हैं, उनकी मेंटल कंडीशन बता रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं कैसे वो गॉड के साथ डील कर रहे हैं। होता है ना हम लाइफ में कभी खुशी का टाइम हो या ज़्यादातर तो गम के टाइम में जो हम भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं या बात करते हैं अंदर ही अंदर, तो सेम उन्हीं के साथ है। वो इस टाइम पे बहुत परेशान है और अब वो ये सोच रहे हैं कि टू सर्व देयर विथ माई मेकर। उनको ये लगता है कि उनको जो टैलेंट मिला है, देखो लिखना भी ना एक बहुत बड़ा किसी को देन मिली होती है ना, टैलेंट मिला होता है। तो अब उनको लगता है कि ये टैलेंट मुझे मिला है तो उससे मैं माय मेकर, अब बेटा यहाँ पे माय मेकर, मेकर क्या होता है? बनाने वाला। अब कुदरत दुनिया किसने बनाई है? हम ये मानते हैं नेचुरल है, नेचुरली गॉड ने बनाई है। तो यहाँ माय मेकर से उनका मानना है गॉड से। टू सर्व देयर विथ माई गॉड, सर्व देयर विथ, उन्हें लगता है कि शायद मैं अपने टैलेंट से जो है भगवान को सर्व कर पाऊँ, लिख के जो है उस कुदरत के बारे में उनकी भी जो है मैं, एक होता है ना हमें लगता है भगवान की हम जो है सेवा करें, उनका काम करें जो दुनिया में उन्होंने हमें भेजा है कि नहीं, अच्छे काम करें। तो उन्हें ये लगता था ये जो मेरा टैलेंट था तो मैं उससे जो है अपने मेकर यानी खुदा को, गॉड को सर्व कर सकता हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट यानी होता है ना अपना, एक तो बैंक का अकाउंट होता है कि नहीं, दूसरा कौन सा है? इंसानियत का अकाउंट, अपनी सोल का अकाउंट। भाई जीवन के अकाउंट तो चलते रहेंगे, पैसा आता जाता रहेगा एंड वो सब यहीं रह जाएगा, लेकिन अंदर जो हमारी सोल का अकाउंट होता है, हमारे अच्छे कर्म जो है वो तो हमें बनाए रखने हैं, है कि नहीं। तो उन्हें लगता है कि ये मैं अपने ट्रू अकाउंट में डाल सकता था। क्या? ये सर्विंग का काम जो मैं अपनी पोएट्री से कर सकता था, अपनी लेखन से कर सकता था। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अब इसका मतलब समझो। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, बेटा चाइल्ड का मतलब होता है स्कोल्ड, स्कोल्ड यानी डांटना। तो उसे ये लगा कि जब मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि भाई कटघरे में जब भगवान खड़ा करेंगे कि तुम्हारा अकाउंट क्या था, तुमने जो है धरती पे क्या क्या किया, तो उन्हें लगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि अब जो है भगवान मुझे डांट लगाएंगे कि तुमको जो मैंने टैलेंट दिया था उसका तो तुमने यूज किया नहीं। तो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, हो सकता है कि शायद वो मुझे डांट भी लगा दें। Doth God exact day labor, light denied, I fondly ask, but patience to prevent, that murmur soon replies। अब देखो doth, अब डॉथ का मतलब यहाँ पे क्या है मैं बताती हूँ। कभी कभार पोएट्री, कविताएं क्यों नहीं समझ आती हैं खुद से, तभी तो टीचर है ना पलक मैम आपके लिए। बेटा देखो डॉथ ना एक ओल्ड फैशन थर्ड पर्सन का वर्ड है। डॉथ का बेसिकली अभी का मतलब होता है डू, ये जो अभी अपन वर्ड यूज करते हैं ना, डू, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, है ना। तो डॉथ ओल्ड फैशन वर्ड है क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम की पोएट्री उन्होंने लिखी है। तो डॉथ का मतलब है यहाँ पे डू, तो कहीं भी डॉथ आए तुम डू पढ़ के समझना इसको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तभी कहती हूँ बुक वगैरह साथ में रखा करो सो दैट यू कैन नोट थिंग्स डाउन। दिस इज क्या है, ये डू है। डू गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। तो अब वो जो है भगवान से बोलता है ना, सवाल करते हैं कि आप जो है मुझे डांटोगे कटघरे में खड़ा करके बाद में कि भाई तुमने जो है क्या किया अपने टैलेंट का यूज, लेकिन आपने तो मुझसे जो है मेरी जीवन की रोशनी ही छीन ली, आईसाइट ही छीन ली, तो मैं ये काम कैसे करूंगा, मतलब आप मुझे डांट नहीं सकते। इस टाइप से वो बात ही कर रहे हैं अपने मन में। आई फॉन्डली आस्क यानी भगवान से पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर, यानी शुरुआती लाइन में जो है वो अपने आप में मरमर, मरमर कार्य यानी बड़बड़ाना होता है ना अपने आप में,
कि यार नहीं यार ऐसा होगा तो क्या होगा, पर यार भगवान आप करते नहीं हो, ऐसे अपन अपन बात करते हैं ना मन ही मन में, तो वो मरमर करते हैं। एंड पेशेंटली एक रिप्लाई आता है। अब भाई ये रिप्लाई कहाँ से आया है? अंतरात्मा से। होता है ना, हम कभी कोई डिसीजन ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, लेकिन हमारा एक कॉन्शियस होता है, तो दैट इज बेसिकली उसी को हम गॉड मानते हैं। देखो गॉड हम ये भी मान सकते हैं, कोई हम प्रतिमा को भी मानते हैं, एंड एक जो हमारा गॉड है मेन, जो हमारे अंदर है, हमारी सोल, हमारी अंतरात्मा, जो हमें सही या गलत बताने की जो है शक्ति देती है। तो वहां से उन्हें एक रिप्लाई आता है। अब रिप्लाई सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है। God doth not need either man's work or his own gifts. अब यहाँ पे एक चीज समझना, आगे नहीं पीछे जाना है। God doth not need, देखो doth मैंने क्या बोला, इसको do करके पढ़ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। doth को क्या पढ़ना? do पढ़ना। तो God do not need, God को जरूरत नहीं है। क्या रिप्लाई आता है? God do not need either man's work or his own gifts. भगवान को तुम जो ये काम करते हो, ये सब, या फिर तुम्हारे तोहफे, तुम्हारे उपहार तुम जो चढ़ाते हो, वो सब नहीं चाहिए। Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed. अब यानी यहाँ पे तो क्लियरली समझ आ गया कि भगवान को जो है हम सोचते हैं ये काम हम भगवान के लिए कर रहे हैं या ये सब कर रहे हैं, उन्हें वो नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? Who best bear his mild yoke, they serve him the best. यानी वो इंसान जो इंसानियत रखे, पहली चीज पेशेंस से रहे। एंड सबसे बढ़िया बात, माई लोग यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स इन लाइफ। तुम्हें जीवन में दुख मिल रहे हैं, सुख मिल रहे हैं, परेशानी हो रही है, उसको एक्सेप्ट करो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ कर्मा, कि भाई जो तुमने किया है वही तुम्हें आएगा। इतने बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारे साथ ही वो प्रॉब्लम क्यों आई है अजीब सी, या 10, 15, 20 और लोगों के साथ? इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स, जो आपने किया है। तो जो आता है उसे एक्सेप्ट करो, डू नॉट ब्लेम गॉड फॉर दैट, है ना, कि भगवान ने किया। देखो अगर भगवान है तो भगवान किसी के साथ प्रभु क्यों बुरा करेंगे, ये भी तो सोचो। तो इट्स ऑल आवर ओन कर्मास। गॉड तो हमें जो है सही राह दिखाते हैं कि अच्छा करो, सही करो। सो वही कहते हैं, जो इंसान जो लाइफ में आता है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करे, दुख हो या सुख हो, प्रॉब्लम हो या फिर आप बोल सकते हो प्लेजर हो, उसे एक्सेप्ट करे। दे सर्व हिम बेस्ट, यानी अगर गॉड के लिए आप कुछ करना ही चाहते हो तो आप जो है अपनी आत्मा के लिए करो, अच्छा करो लोगों के साथ, और जो आता है लाइफ में उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो। एंड सबसे बेस्ट चीज़ तो है पेशेंस रखो। अच्छा, पेशेंस का मतलब ये नहीं है, कुछ लोगों का पेशेंस का फंडा थोड़ा उल्टा होता है, पेशेंस रखेंगे बाद में अच्छा होगा, ये नहीं होता है पेशेंस। बात के लिए नहीं, अभी जिस स्टेट में हो उसी में खुश रहो, कि प्रॉब्लम आई अच्छा है, ये भी कुछ सिखा के जाएंगी। सो डोंट वेट फॉर अ टाइम टू कम, कि तब आएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी है वही बढ़िया है, उसको जिस दिन से मान के चलोगे ना, ये चीज़ मैंने अपनी खुद की लाइफ में ली है, जिस दिन से मान के चलो जो अभी है ये बेस्ट है, बस दैट्स इट, लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे जो है हमको पोएट ये समझाते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, मतलब वो भाई राजा हैं, ही इज द किंग ऑफ द किंग्स, ही इज अबव ऑल। उनको किस चीज की जरूरत है? तुम कहते हो तुमको ये गॉड के लिए करना है, गॉड को इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। ही इज किंगली एंड ही इज अबव ऑल। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी थाउजेंड्स, इतने हजारों करोड़ों लोग हैं उनके लिए तो भाई। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो यानी ओ, ये यहाँ पे जो है आपको ओ अपॉस्ट्रोफी ई आर, इसका मतलब है ओवर, यानी धरती और समुंदर इन सब से ऊपर जो है काफ़ी लोग हैं उनके पास। एंड वो लोग दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी हम मानते हैं ना गॉड के अपने जो है एंजल्स होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो वो सब क्या है, वो उनके लिए है। तो वहीं पे दो स्टैंड एंड वेट का मतलब है समवन हु इज पेशेंट, पेशेंट या जिसके पास पेशेंस हो, धैर्य। बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र रखो। तो यही है, गॉड के पास जो उनके एंजल्स हैं, दे स्टैंड एंड दे वेट, तो वो सब्र करते हैं। तो यहाँ पे एंड में जो है ना पोएट आके जो है मोटिवेट हो जाता है। शुरुआत में वो मरमर करते हैं एंड देन उनको जब अपनी अंतरात्मा से एक आवाज आती है, देन ही गेट सेटिस्फाइड कि यार जो मुझे मिला है, इवन इफ आई हैव लॉस्ट माई आईसाइट इट्स फाइन, ये मेरा ही कर्माज है, बस मुझे जो है अपनी इनसाइट को डेवलप करना है। बेटा इनसाइट और आईसाइट में फर्क क्या है मैं आपको बताती हूँ। आईसाइट बेसिकली दृष्टि है ना, आंखों की दृष्टि। आईसाइट क्या हुई? आंखों की दृष्टि, आंखों से जो मैं चीज़ें देख पाऊँ कि अच्छा भाई यहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है लाइट लगी है, ये आंखों की दृष्टि है।
अब एक होती है इनसाइट। इनसाइट इज बेसिकली दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं। मतलब चाहे तुम्हारे पास नेत्र नहीं हो फिर भी जो है तुम दुनिया को पहचान पाते हो, क्योंकि भाई दिव्य दृष्टि ज्यादा बड़ी होती है, उसमें थॉट्स आते हैं, उसमें पूरा यूनिवर्स के थॉट्स आ जाते हैं भाई, तो दैट इज बिगर। तो इफ अ पर्सन डेवलप्स हिज इनसाइट देन आईसाइट नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है। एंड ये पोएट ने क्लियरली बता दिया है ये पोएम लिख के, इजंट इट। तो शुरुआत में ऑल्दो वो डीमोटिवेट हुए, एंड ये स्टोरी आप लोग के लिए भी अच्छी है। कभी भी लाइफ में कुछ आए डीमोटिवेट नहीं होना, जो भी आता है कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, सब चंगा सी है ना, सब धीरे धीरे जो है चीजें ठीक हो ही जाती है कि नहीं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ऑल राइट, तो पोएम तो यहाँ खत्म होती है। अब हम फटाफट से देख लेते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ जाए कि राइट द समरी ऑफ द पोएम, सो हियर इज अ डिटेल्ड समरी, यू कैन क्विकली सी टू इट, अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में समरी आ जाए तो। ओके, लेट्स रीड द समरी। This poem was written in 1655, 3 years after Milton became completely blind। यानी मिल्टन जी जब पूरे कंप्लीटली दोनों आंखों से ब्लाइंड हो गए थे, उसके 3 साल बाद जो है इन्होंने ये पोएम लिखी है। द पोएम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, पोएम क्या है, पोएम एक बेटा सोनेट है, और सोनेट क्या होता है, 14 लाइन्स का होता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम he expresses his sadness at the loss of his eyesight। तो आप क्लियरली बता सकते हो, पोएम का जो पहला पार्ट है उसमें जो है कवि दुखी होते हैं, अपनी सैडनेस बताते हैं एट द लॉस ऑफ हिज आईसाइट। ठीक है, अब उसका थोड़ा डिटेल दे देना। he finds himself alone in this dark and wild world, यानी इतनी बड़ी दुनिया में जो है वो खुद को अकेला पा रहे थे, उनकी दुनिया में जो है अंधेरा सा छा गया था। God has given him the talent of writing poetry. This gift is lying useless within। और भगवान ने जो है, ऊपर वाले ने जो है उन्हें गिफ्ट दिया था, किसका, राइटिंग का, लिखने का, और अब उन्हें लग रहा है कि ये गिफ्ट जो है बिल्कुल यूजलेस हो गया है। He foolishly asks himself whether God demands work from him although the God has made him blind। तो वो foolishly खुद से पूछता है कि मैं भगवान को सर्व कैसे करूं, वो कैसे बोलेंगे कि मैं उनका काम करके दूं जबकि उन्होंने जो है मुझे ब्लाइंड कर दिया है। Thus the first half of the poem reflects the poet's mood of sadness and murmuring। तो पहला हाफ पोएम का क्या बताता है, पोएट का कैसा मूड है, दुखी सा है, और वो खुद में ही मरमर कर रहे हैं, यानी बड़बड़ा रहे हैं। ओके, फर्स्ट हाफ इज क्लियर। शैल वी मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। However, the second part of the poem expresses Milton's undiminished faith in God's justice। तो बाद में जो है उन्हें अनडिमिनिश्ड फेथ, यानी फेथ क्या होता है, भरोसा, तो बिल्कुल ही बिना डगमगाया वाला भरोसा जो है उनको गॉड में आता है कि गॉड जो भी हो रहा है वो सब जस्टिस है भाई इस दुनिया में। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमने पिछले किसी जन्मों में जो है हमने कुछ किया होगा जिसका हमें फल ही आएगा, है कि नहीं। आप साइंस कभी पढ़ते हो तो लाइफ इज फुल ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट, कुछ कॉज करोगे तो उसका इफेक्ट आएगा। सिमिलरली लाइफ में भी सेम चीजें हमारी, है कि नहीं। He accepts total submission to the will of God and realizes that God does not need anyone's work। और ये जो है समझते हैं विल ऑफ गॉड क्या है, भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी चीज़ें, हमारी दौलत और कुछ भी नहीं चाहिए, उनसे बस क्या चाहिए, फेथ चाहिए, भरोसा चाहिए कि तुम मुझ पे भरोसा करो। गॉड ओनली वॉन्ट कंप्लीट फेथ इन हिम। द सोनेट टीचेज अस to be content with our lot in life, and also that it is man's duty to stand in readiness to serve God without any complaint or protest। तो सोनेट क्या सिखाता है, to be content। बेटा कंटेंट का यहाँ पे मतलब होता है satisfied, satisfied या फिर संतुष्ट, यानी हमारे पास जीवन में जो भी है उससे संतुष्ट रहो। कभी ये मत सोचो कि लाइफ में ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अरे बस ये कमा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, जॉब मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में जिस स्टेट में तुम अभी हो, पेशेंस भी रखना है, तो पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आगे बहुत अच्छा होगा, ये भी मत सोचो। तुम अभी जिस स्टेट में हो सोचो ये बेस्ट है, कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो भाई ये भी कुछ सिखा के ही जाएंगी ना, एंड जो हमने किया है वही तो हमको वापस आएगा। सो ये सोनेट बहुत ही ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ पोएट की खुद की स्टोरी एंड इवन व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल टू ऑल ऑफ यू। तो इससे हमें काफ़ी अच्छी सीख मिलती है। एंड अगर आपको जो है चीज़ें अच्छी लगी हो, आपको पॉइंट्स रिलेटेबल लगे हो, डू टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो दिस वाज द summary of the poem. With this we end the explanation of poem number 2 on his blindness। होपफुली आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हुए होंगे, एक अच्छी सीख मिली होगी इस पोएम से। सो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सभी क्लास 9th के स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि भाई ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। नाउ लेट मी क्विकली टेक यू थ्रू आवर वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम जो आपको दे रहा है भाई बिल्कुल फ्री एजुकेशन, यानी ऐसा नहीं है
हमारे चैनल पे आपको 2-3 वीडियोस देखने के बाद किसी भी टाइप का जो है कोई चार्ज पे करना पड़ेगा। सभी वीडियोस फ्री हैं विद क्वालिटी एजुकेशन। एंड ये पूरा जो क्लास 9 का कोर्स चल रहा है, इसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन नीचे दिया है, उसमें प्लेलिस्ट की लिंक दी होगी। तो सभी वीडियोस, पुराने चैप्टर्स को भी आप अच्छे से जाके पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट थिंग, आई नो यू गाइज मस्ट बी ऑन सोशल मीडिया, सो डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल फॉर मोर अपडेट्स। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।